हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट लाइफ पर। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर चल रहा है बेटा जी हमारा मानव जनन, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या नर जनन तंत्र। जी हाँ, तो उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी पुरुष जनन तंत्र में चीजें रह गई हैं उसे आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जी नमस्ते है, राधे राधे है, हरे गोविंद हरे राधे है, सब कुछ है, वालेकुम अस्सलाम है, राम राम है, सब कुछ है भैया आप सभी को। चलिए जी, तो मानव जनन पढ़ रहे हैं, पुरुष जनन तंत्र इसके अंदर हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा रह गया उसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है भैया, चलिए जी, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। मोनू, बीटीएस, प्रीति, अंकिता यादव, विवेक शुक्ला जी, रुपेश, सुनीता, चौधरी बाबू, मोनिका, शशि, विनीता, बुलबुल, डॉक्टर बबलू, वर्तिका, राजकिशोर। चलिए और कोई है? हाँ जी, और भी हैं, KS ओनली हेडशॉट, मोनिका। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है सर जी, नमस्ते। बिल्कुल जी नमस्ते। सना, BTS फैन गर्ल, आप सभी को। देवा भाई, आयत, इफ्रा, अंकित कुमार, RR नॉलेज, चांदनी, रोशनी। चलिए जी, बहुत बढ़िया। आइए बेटा जी, यहां पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक संदेश, एक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको कल भी बताई थी, एक बार आज भी रिपीट कर देता हूं। नया बैच स्टार्ट होने वाला है, सफलता बैच, नया कोर्स लॉन्च होने वाला है डाउटनट ऐप पर, जेईई और नीट के लिए। ठीक है, और आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए बच्चों इस कोर्स से संबंधित, तो इस नंबर, ये नंबर तो जहन में उतर जाना चाहिए भैया, 012471158250। ओके, रवि शर्मा आप भी हैं, ठीक है बेटा, गुड आफ्टरनून। चलो, जयपुर से हैं रोहित वर्मा, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो ये सारी चीजें फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। ठीक है, आप 9th में हैं तो आपको 10th का पार्ट भी मिलेगा, 10th में है तो 11th की चीजें भी मिलेंगी, 11th के साथ साथ 12th का पार्ट भी मिलेगा, यानी सब कुछ मिलेगा। ठीक है, फिर बोल देता हूं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कृपया करके। अगर इंटरेस्टेड हैं तो कर लीजिएगा, नहीं है नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए जी आगे चलते बेटा जी और आगे बढ़ते हैं। और आप जानते ही हमारा उसूल है, हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हमें क्या लेकर आना है, क्विज लेकर आना है। ठीक है, चलिए तो आइए बेटा जी, पहला प्रश्न लेकर आए। सर मुझे भूल गए? नहीं मिथिलेश, बिल्कुल किसी को नहीं भूले हैं भाई मेरे, बहुत सारे हैं, एकदम से कमेंट्स सारे उड़ जाते हैं ना, इस वजह से उड़ जाते, मतलब ऊपर चले जाते हैं, फिर नए आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, नए आते हैं, इस वजह से। चलिए, हाँ, कृपया करके सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया करके ज्यादा चैट ना करें। वेल डन बबलू कुमार, बहुत ही बढ़िया। आइए, क्विज का पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट। अधिकांश स्तनधारियों में टेस्टीज यानी वृषण स्क्रोटल सैक में स्थित होते हैं, यानी वृषण कोश में स्थित होते हैं। का है पहला स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी शुक्र जनन के लिए, लिंग निर्धारण के लिए, विसरल अंगों के अधिक जगह देने के लिए, किडनी के स्वतंत्र कार्य करने के लिए। काहे बाहर थे वृषण कोश में वृषण? दूसरा प्रश्न, ICSH किस पर क्रिया करता है? ICSH एक हार्मोन है, किस पर क्रिया करता है? स्पर्मेटोगोनिया, पोषक कोशिकाएं, लिडिक कोशिकाएं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। देखें जरा ये वाला प्रश्न कितने बच्चे कर पाएंगे। ICSH किस पर कार्य करता है? क्या बात है पवन यादव, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। बुलबुल, वेरी गुड बुलबुल। विवेक शुक्ला, बहुत अच्छे। BTS फैन गर्ल, गलती कर दी तुमने। खुशी, सिंटू, वर्षा, बहुत ही बढ़िया बेटा, वेल डन। चल आइए बेटा जी एक बार देख लेते हैं कितने बच्चों ने सही किए हैं आंसर दोनों प्रश्नों के। पहला इजी था, पहला बहुत इजी था, बहुत सिंपल सा था कि भैया वृषण जो है यानी टेस्टीज जो है वो स्तनधारियों में
शरीर से बाहर होते हैं। किस में होते हैं? स्क्रोटल सैक यानी स्क्रोटम में यानी वृषण कोश में। क्यों होते हैं? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तापमान कम चाहिए होता है, सामान्य तापमान से कम चाहिए होता है 2 से 3 डिग्री। किस चीज के लिए? शुक्र जनन करने के लिए, यानी शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कहीं ना कहीं बाहर आना पड़ा था। किसको? वृषण को। ये सिंपल सा आंसर था, मुझे पता है आप सभी ने यही आंसर किया है, ठीक है। लेकिन कई बच्चों ने, जैसे मुस्कान किरार, आपने करी है गलती। क्या? ICSH किस पर कार्य करता है? ठीक है। अब देखिए 2 चीजें हैं। एक वो बच्चे जो आते हैं क्लास में, सुनते हैं, सुनकर चले जाते हैं और बस टाटा बाय बाय। नहीं, आपको बेटा खुद भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, बुक्स उठानी पड़ेगी ना, और उठाने के बाद उनको पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। कल मैंने आपको एक हार्मोन बताया था, LH बताया था। ये LH हार्मोन, जिसका नाम था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कहां पर कार्य कर रहा था? आप बोलेंगे सर, वृषण के अंदर जो शुक्रजनक नलिकाएं थी उनके बीच में कुछ कोशिकाएं मिल रही थी जिनका नाम था लीडिग कोशिका। लीडिग कोशिका याद आ रहा होगा, है ना। इन लीडिग कोशिका को हमने, लीडिग कोशिका को इंग्लिश में भी लीडिग ही बोलते हैं, ठीक है, लीडिग सेल्स बोलते हैं। और इनका एक और नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स, अंतराली कोशिका। तो अब आप मुझे बताएं सोच समझकर, LH हार्मोन इन कोशिकाओं पर कार्य कर रहा है। इन कोशिका मतलब इस कोशिका पर। इसी के 2 नाम है यहां पर, या तो लीडिग बोल दीजिए या इंटरस्टिशियल बोल दीजिए अंग्रेजी में। हिंदी में लीडिग बोल दीजिए या अंतराली बोल दीजिए, ठीक है। अब देखिए LH जो था वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, जो इन कोशिकाओं पर जब कार्य करता है तो LH का एक और नाम होता है नर में, नर में, नर में, मादा में नहीं, नर में। क्या बोलते हैं? ICSH। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बताया नहीं था। आप भी तो कुछ पढ़ा करो ना मेरे भाई, है ना, कुछ अपनी तरफ से भी मेहनत किया करो। ICSH, हाँ जी, ICSH इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ICSH अंतराली कोशिका उत्प्रेरक हार्मोन। क्या बोला? इंटरस्टिशियल सेल को हमने हिंदी में क्या बोला? अंतराली कोशिका। तो अंतराली कोशिका उत्प्रेरक हार्मोन, ICSH की फुल फॉर्म हिंदी में अंतराली कोशिका उत्प्रेरक हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो अंतराली कोशिका पर, इंटरस्टिशियल सेल को प्रेरित करेगा टेस्टोस्टेरोन निकालने के लिए। तो याद रखना LH का दूसरा नाम होता है ICSH। अब जिन्होंने सही किया, इट मींस उन्होंने पढ़ाई करी है, पहले पढ़ा है, या पढ़कर आए हैं, या पढ़ाई करी है, या बुक्स उठाकर देखी हैं। और जो बार बार इसका आंसर ये लगा रहे थे, ICSH किस पर कार्य करता है? पोषक कोशिका पर। पोषक कोशिका कौन थी? सर्टोली कोशिका। और सर्टोली कोशिका पर FSH काम कर रहा था, याद रखना, ठीक है। तो आंसर इज C। इसका आंसर क्या है मेरे भाई? C है। बताएं किस किस के दोनों राइट हुए हैं? वर्षा कुमारी के, और कोई जिसके दोनों सही हुए हैं? राजन पांडे के, मोनू कुमारी के, देवा भाई, ठीक है, आयत के, अर्चना के, बुलबुल के, कल्पना के। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे चलते हैं बेटा जी। कोई बात नहीं रवि शर्मा, अब याद रखना बेटा जी। अच्छा, जिनका एक राइट हुआ है, अगर ये वाला गलत हुआ है तो याद रखना, अब भूल मत जाना, LH का दूसरा नाम क्या होता है? ICSH, भूलिएगा मत, ठीक है। उजाला, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। चलिए रुपेश पटेल, बहुत ही बढ़िया सर, आपकी तबीयत कैसी है? बिंदास, एकदम फर्स्ट क्लास। आइए आगे चलते हैं बेटा जी। नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बोला था 4 चीजें थी। क्या? एक जोड़ी वृषण जो हमने पढ़ लिया, उसकी आंतरिक संरचना हमने देख ली है, किसकी? वृषण की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला था नर जनन तंत्र और किससे बना हुआ था? सहायक नलिका, जो भी हमने कल देखा था।
4 नलिकाओं के नाम आपने याद रखने थे। क्या? वृषण के अंदर जो शुक्र जनक नलिका थी वो उनका एक सिरा तो बंद था और दूसरा सिरा जो था कई सारी शुक्र जनक नलिकाओं का आगे आकर मिलकर एक जाल सा बना रहा था और उस जाल का नाम था वृषण जालिका रेटे टेस्टिस। उन वृषण जालिकाओं से छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही थी जिनका नाम था वासा इफ्रेंशिया शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहिकाएं। ठीक है, वो शुक्र वाहिकाएं जो थी वो कहीं ना कहीं ओपन हो रही थी, किसमें? एक बड़ी सी नलिका जो वृषण के पृष्ठभाग पर है यानी बाहर निकली हुई है, जिसका नाम था अधिवृषण यानी एपिडीडाइमिस। ये हमने देखा था कुछ इस तरीके से, ये अधिवृषण था, कुछ इस तरीके से देखा था, ये अधिवृषण था, ये पूरा भाग आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम बड़ा सही है, इसमें एक एक चीज क्लियर होगी। बाहर वृषण कोश, जिसके अंदर कौन? वृषण। वृषण के अंदर ये पालिकाएं, पालिकाओं के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे मैगी की तरह ना नलिकाएं, मैगी होती है ना मैगी, उसकी तरह नलिकाएं यहां पर घुचुड़ मुचुड़ एक दूसरे से भरी पड़ी हैं कितनी? 1 से 3 ही है अंदर भरी पड़ी हैं। ठीक है, और ये शुक्र जनक नलिका आगे चलकर इधर की तरफ आगे की ओर आगे आकर क्या बना रही है? एक जाल बना रही है जिसका नाम है वृषण जालिका। ये वाला जाल सा जो दिख रहा है, ठीक है। फिर इस जाल से कहीं ना कहीं नलिकाएं निकली हैं और इन नलिकाओं का नाम था क्या था? वासा इफ्रेंशिया शुक्र वाहिनिकाएं। और ये शुक्र वाहिनिकाएं एक बड़ी सी नलिका में खुले जिसका नाम था अधिवृषण एपिडीडाइमिस। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये अधिवृषण जो है इसमें 2 चीजें याद रखना, अगर याद रख सकते हैं तो 2 चीजें। किसमें? इस अधिवृषण में। पहला, ये जो अधिवृषण जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। इस अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। ये जो अधिवृषण है इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। ठीक है, सबसे पहला भाग और सबसे बड़ा भाग जिसके अंदर शुक्र वाहिनिकाएं यानी कहीं ना कहीं वासा इफ्रेंशिया आकर खुल रही हैं, ये शुक्र वाहिनिकाएं हैं, ये आकर इस भाग में खुलती हैं। ये अधिवृषण का ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं कैपुट। याद रख सकते तो रख लीजिए, नहीं याद रखना तो छोड़िए, मारो गोली, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला जो भाग होता है जो थोड़ा सा छोटा होता है जिसका नाम होता है कॉर्पस। कॉर्पस। और फिर बिल्कुल लास्ट में आखिरी छोटा सा भाग जिसका नाम होता है कॉडा। ठीक है, तो अधिवृषण जो होता है ये 3 भागों में बटा होता है, कैपुट, कॉर्पस, कॉडा, पहला बिंदु। दूसरा, ये अधिवृषण में आखिर होता क्या है तो ये याद रखना, ये जो शुक्र जनक नलिका जो आपने पढ़ी थी यहां पर, इन्हीं शुक्र जनक नलिकाओं में याद करिए कुछ जर्म कोशिकाएं थी, मैंने आपको बताया था, कुछ समूह में मिल रही थी, याद करिए। किसके आधार पर, उनके आधार पर क्या मिल रही थी? सर्टोली कोशिकाएं, याद आ रही है? बताया था। जर्म कोशिकाएं जो है आगे चलकर शुक्राणु बनाती है, वो शुक्राणु सर्टोली कोशिका से पोषण लेकर जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो कहां पर आएंगे? जाल में आएंगे, इस वृषण जालिका में आएंगे। इस वृषण जालिका से होते हुए किस में आएंगे? सर जी, इन शुक्र वाहिनिकाओं में आएंगे। शुक्र वाहिनिकाओं से किस में आएंगे मेरे भाई? ये अधिवृषण में आएंगे और अधिवृषण में आकर संचित हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो बाबू अधिवृषण जो है, एपिडीडाइमिस जो है, इसका कार्य क्या था? किसको स्टोर करना, किसको संचित करना? किसको? शुक्राणुओं को। भूल मत जाना, ये चीज मैंने शायद कल आपको नहीं बताई थी, तो याद रखना। अधिवृषण से संबंधित मात्र 2 बिंदु। अधिवृषण होता कहां है? वृषण के बाहर पृष्ठ सतह पर होता है। ये अधिवृषण के 3 भाग, कैपुट, कॉर्पस, कॉडा। सबसे ऊपर कैपुट, फिर कॉर्पस, फिर कॉडा। और ये जो अधिवृषण जो होता है इसमें शुक्राणु कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं। ठीक है, चलें आगे, सिंपल सा था। अब आगे चलते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। अब साहब यहां पर ये जो अधिवृषण जो था ये निकला था, ये अधिवृषण खुला था एक छोटी सी पतली सी नलिका में जिसका नाम है यहां पर, ये क्या थी? शुक्रवाहक, जिसको हमने बोला था क्या? ये शुक्रवाहक है, वास डिफरेंस है, यहां तक हमने बात करी थी। ये हमारी क्या थी भैया? सहायक नलिकाएं।
ये नर जनन तंत्र की क्या कहला रही थी? सहायक नलिकाएं। तो 4 सहायक नलिकाओं का नाम याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। वृषण जालिका, शुक्र वाहिनिकाएं, अधिवृषण और शुक्र वाहक, ये मिलकर क्या कहला रहे हैं मेरे भाई? सहायक नलिकाएं। सिंपल। चलें, अब इसके बाद हमने बात करी किसकी? सहायक ग्रंथियों की। ये भी मैंने आपको कल बता दिया था, एक बार वापस से जल्दी से रिपीट कर देता हूं ताकि वो चीज याद आ जाए। सर एक बार सहायक नलिका को बताइए, और कितनी बार बताऊं मेरे भाई? एक बार में समझ में नहीं आता, बादाम खाया कर भाई, कितनी बार बताऊं? कितनी बार तो समझा दिया है। वृषण जालिका और शुक्र वाहिनिकाएं और कहीं ना कहीं आपका अधिवृषण और शुक्र वाहक, ये मिलकर क्या कहला रही है? आपकी सहायक नलिका। लिखूं तब समझ में आएगा या आ गया? क्लियर है? चलिए आइए ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, सहायक ग्रंथियों की बात कर रहे हैं। मुझे पता है आप में से कई बच्चों ने ये चैप्टर कई बार दोहराया हुआ है ना? तो अब एक काम करेंगे बेटा जी, अब एक काम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद जो हम ऐसा चैप्टर उठाएंगे जो मैंने पहले नहीं पढ़ाया है, ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी नहीं पढ़ाया मेरे ख्याल से, हम एक काम करेंगे, विकास चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है? क्योंकि देखिए मैंने पहले ना ये चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है, पहले मैंने जेनेटिक्स भी पढ़ाई हुई है, मानव स्वास्थ्य और रोग भी, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव भी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है? नहीं रे भाई, कैसे घुल जाएंगे? शुक्राणु और मूत्र में कैसे घुल जाएंगे? मूत्र और शुक्राणु का पथ समान है, लेकिन कहीं ना कहीं निकलने की विधि अलग अलग है। ठीक है? हाँ जी, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, मुझे इस बच्चे का दिखाई नहीं दे रहा है ऐप पर, इधर से। चलिए जी, हाँ हम किसकी बात कर रहे थे? भूल जाता हूं बीच बीच में, रुक जाओ खुशहाल, देखने तो दो। सर जनन इकाई पूरी कर दें पहले। ठीक है यार, ऐसे भी कर सकते हैं, देखो क्रम में भी पढ़ सकते हैं। देखो भैया, जैसी आपकी इच्छा वैसे हम कर देंगे, जो आप कहेंगे वही हम पढ़ा देंगे। ठीक है? चलो जी, अभी पहले इस पर फोकस करते हैं, फिर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पहले हम 11th का पार्ट करेंगे ना, फिर उसके बाद जब 12th आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ेंगे। ठीक है? आइए, मानव कार्य की। ठीक है मेरे भाई, 11th में मानव कार्य की पढ़ लेंगे, जैसी आपकी इच्छा। चलो पहले इसको तो फोकस करें। हाँ जी सर, हम लोगों को नहीं दिख रहे हो? हैं? दिख तो रहे हो? नहीं विपिन स्वामी, सब जगह दिखता है मेरे भाई। आइए सहायक ग्रंथि की बात करें जरा, तुरंत फटाफट देखिएगा बेटा जी। यहां पर ये शुक्रवाहक था, ये शुक्रवाहक कहां से? एक फंदा लेते हुए, किसके ऊपर से फंदा लेते हुए? ये मूत्र नलिका और ये मूत्राशय, इसके ऊपर से एक फंदा लेते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। और फंदा लेते हुए, जब फंदा यानी लूप लेते हुए, इस तरीके से फांसी लगाते हुए ऊपर से, है ना, मूव करते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ आया। और आया तब यहां पर क्या था? 3 ग्रंथियां आपको यहां पर याद रखनी है। सबसे पहले शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको। दूसरी प्रोस्टेट, पुरस्थ। और तीसरी कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां हैं, ठीक है, जो एक तरल स्त्रावित कर रही हैं, एक तरल स्त्रावित कर रही हैं। कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि ये 3 ग्रंथियां जो अंदर तरल स्त्रावित कर रही हैं, उस तरल को क्या मैं वीर्य बोल सकता हूं? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताएं। ये 3 ग्रंथियां एक तरल स्त्रावित कर रही हैं, क्या उस तरल को मैं वीर्य बोल सकता हूं? सर साइड प्लीज, ये लो भैया। हाँ जी जल्दी से बताएं। नहीं बोल सकते। वीर्य बोल सकते हैं? ना 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 ना। ध्यान से सुनिएगा, ये 3 ग्रंथियां हैं, ठीक है, इनसे जो लिक्विड, जो तरल जो निकलता है, उसे हम बोलते हैं शुक्रीय प्लाज्मा। याद रखना, शुक्रीय प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, उसको हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, उसको वीर्य नहीं बोलते। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि जब ये शुक्रीय प्लाज्मा जो होता है, एक सफेद रंग का, एक अलग सी गंध युक्त एक तरल होता है, जिसमें पोषणीय पदार्थ भी होता है। अभी बताऊंगा इनमें से कौन सी ग्रंथि क्या क्या निकालती है। ठीक है,
तो ये ग्रंथियां जो तरल निकालते हैं उसका नाम है शुक्रिय प्लाज्मा। और ये जो आ रही थी ना, ये कौन थी सर? शुक्रवाहक। ये क्या लेकर आ रही थी? ये लेकर आ रही थी शुक्राणु। ये क्या लेकर आ रही है? शुक्राणु। और ये ग्रंथियां क्या निकाल रही है? एक तरल शुक्रिय प्लाज्मा। जब शुक्रिय प्लाज्मा में आ जाता है क्या? शुक्राणु, तब हम उस तरल को बोलते हैं वीर्य, सीमन। तो मेरे ख्याल से एक एक बच्चे का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या, कि ये ग्रंथि वीर्य नहीं बनाती हैं, ये ग्रंथि वीर्य का वो भाग बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? शुक्रिय प्लाज्मा, जिसमें जब ऐड होते जाते हैं, आते जाते हैं कौन? शुक्राणु, तब ये तरल क्या कहलाता है मेरे भाई? वीर्य। बताएं, डन डना डन डन, क्लियर है? समझ में आ गया? वेल डन, बहुत ही बढ़िया। सर सिर्फ प्लाज्मा नहीं बोल सकते हैं? देखिए, एक ऐसा तरल जो शुक्राणुओं के लिए है, जो शुक्राणुओं की गति के लिए उत्तरदायी है, शुक्राणुओं को पोषण देने के लिए उत्तरदायी है, तो ऐसा प्लाज्मा क्या कहलाएगा? शुक्रिय प्लाज्मा कहलाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलें। आइए अब बेटा जी यहां पर इन तीन ग्रंथियों के बारे में एक बार देख लेते हैं, फटाफट जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली जो ग्रंथि है उसका नाम है कौन सी? हमारी शुक्राशय। सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, तुरंत मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, समझ में आता जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं समझ में आए तो वापस से पूछ लीजिएगा या दोहरा लीजिएगा। ठीक है, देखिए बेटा, शुक्राशय की बात कर रहे हैं। इन तीन ग्रंथियों में से जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो शुक्राशय, और सबसे छोटी कौन सी है? कंदमूत्र पथ है, यानी बल्बो यूरेथ्रल है। ये आप अगर डायग्राम भी देखेंगे तो भी दिखने से भी पता लग जाएगा कि मेरे भाई ये पीली सी दिख रही है। यस सर, ये इसके नीचे ये वाली दिख रही है, हाँ जी, ये है प्रोस्टेट, और ये छोटी सी ये है कंदमूत्र पथ यानी बल्बो यूरेथ्रल यानी काउपर। तो सबसे बड़ी कौन? शुक्राशय। यानी सहायक ग्रंथियों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई कौन सी? सहायक। ठीक है, सहायक नर ग्रंथि जो है सबसे बड़ी कौन सी है मेरे भाई? शुक्राशय। दूसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा, दूसरा बिंदु कितनी है? ये एक है कि एक जोड़ी है? तो आप सीधा बोलेंगे सर ये एक जोड़ी के रूप में मिल रही है, यानी एक पेयर मिल रहा है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। कहां पर मिल रहा है एक जोड़ी? ये जो मूत्राशय जो था ना, ये मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके आधार पर मिल रही है, मूत्राशय के आधार पर मिल रही है। ठीक है, बताओ, इतनी सी बात छोटू सा बच्चा भी समझ जाएगा। ठीक है मेरे भाई खुशहाल, इतना समय नहीं होता है कि एक एक चीज को इस तरीके से देखा जाएगा, या तो लिखकर बता दिया करो। हाँ जी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? सहायक नर ग्रंथि कौन? शुक्राशय। कैसी है? एक जोड़ी है, यानी दो है, एक लेफ्ट में एक राइट में, मूत्राशय के आधार पर मिल रही है। यानी ये अगर मूत्राशय है तो इसके आधार पर इस तरीके से मिल रही है। कौन मेरे भाई? याद रखना आपको, कौन? शुक्राशय। ठीक है, नेक्स्ट अगला बिंदु, मैंने आपको अभी अभी यही बताया कि ये तीनों ग्रंथियां क्या बनाने वाली है? एक तरल बनाने वाली है जिसका नाम है शुक्रिय प्लाज्मा। बात आ रही है सबसे बड़ी ग्रंथि ये है, तो क्या ये सबसे ज्यादा भाग बनाएगी शुक्रिय प्लाज्मा का? यस, ये शुक्रिय प्लाज्मा का लगभग याद रखिएगा 60% भाग बनाती है। कितना? 60% भाग बनाती है। सिंपल सी बात है, कितना भाग बना रही है? 60% पार्ट बनाती है उस वीर्य के शुक्रिय प्लाज्मा का। कई जगह बुक्स में लिखा होता है कि ये वीर्य का 60% भाग बनाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन वीर्य में पर्टिकुलरली किसका? शुक्रिय प्लाज्मा, क्योंकि ये ग्रंथियां शुक्राणु नहीं बना रही है, क्या बना रही है? शुक्रिय प्लाज्मा बना रही है। तो वीर्य के शुक्रिय प्लाज्मा का 60% पार्ट कौन बना रही है? शुक्राशय बना रही है। कितनी मिल रही है? एक जोड़ी मिल रही है। कहां पर मिल रही है? मूत्राशय के आधार पर मिल रही है। चलिए सर, इतनी सी बात समझ में आ गई है, लेकिन सर ये तो बताओ कि 60% भाग में मिल क्या कह रहा है, वो है इंपॉर्टेंट।
नीचे लाल पट्टी तो नहीं आ रही है? क्या लिख रहा है एक बार बड़ा करके बताएं भैया, क्या लिख रहे हो खुशहाल इसमें? बड़ा करिए जल्दी से। स्राव का रंग कैसा होता है अभी बता रहा हूं, एक सेकेंड। अंतराली कोशिका, लेडिग कोशिका, आगे क्या लिख रहा है? हाँ ये लिखा हुआ है खुशहाल यहां पर क्या? प्रतिरक्षात्मक करने के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती है जिनको हम भक्षण कोशिकाएं बोलते हैं, याद रखना। जैसे हमारे लीवर में होती है कौन? कुफर सेल्स होती हैं, हमारे मस्तिष्क में होती हैं हमारी माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट, हमारी अस्थियों में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जिनका नाम होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ये कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो भक्षण का कार्य करती है, जो बाहर से जो भी पैथोजन जो आते हैं, पैथोजन यानी संक्रमणकारी जो संरचनाएं आती हैं उनको भक्षण के लिए उत्तरदायी होती है। तो ऐसी कोशिकाएं, कुछ भक्षण कोशिकाएं, मैक्रोफेजेस हमारे वृषण में भी मिलती है, वो प्रतिरक्षात्मक रूप से प्रतिरक्षा कर रही है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब कृपया करके यहां पर फोकस करिए बेटा जी। यहां पर हाँ जी, शुक्राशय की बात कर रहे थे मेरे भाई। यहां पर शुक्राशय ने 60% भाग बनाया था किसका? शुक्रिय प्लाज्मा का। अब इसमें मिल क्या क्या रहा है? तो मुख्य रूप से 3 चीजें याद रखनी है, या 2 चीज मेन मुख्य रूप से याद रखनी है बेटा जी। सबसे पहली चीज, इस तरल में याद रखना, इनके तरल में, इनके तरल में भूल मत जाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, हाँ जी, कौन होता है बेटा जी? एक मोनोसेकेराइड होता है, फॉर्मूला आपने सीधा सीधा याद रखना है, जो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, बस वही होता है किसका? फ्रक्टोज का भी, ठीक है। ये हमारी सबसे मीठी शर्करा होती है, कौन सी? मोनोसेकेराइड कौन सी? फ्रक्टोज। भूल मत जाइएगा, सिंपल सी बात थी, ठीक है। चलिए जी, हाँ, इसको हम फल शर्करा भी बोलते हैं, जो फलों में मिलती है। ये आप जैव अणु चैप्टर में पढ़ते हैं फ्रक्टोज के बारे में। अभी सिर्फ इतना सा, इनके तरल में क्या मिलता है? फ्रक्टोज। ये एक शर्करा है, मोनोसेकेराइड है, भूल मत जाइएगा, और ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करेगी, शुक्राणु को पोषण, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रक्टोज यहां पर लिखा हुआ है, तो याद रखना क्या? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भूल मत जाइएगा, क्या? एक पोषणीय कारक है जो इस ग्रंथि ने स्त्रावित किया भारी मात्रा में, ठीक है, जिससे पोषण मिल रहा है किसको? शुक्राणु को। चलिए जी, पहली चीज। और क्या मिल रहा है? सर एक हार्मोन मिल रहा है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये नहीं लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, लेकिन अगर याद रख सकते तो याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा हल्की सी चीज याद रख लेना। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिलते हैं। अब सर जी ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कार्य करता है, आप मुझे बताइएगा सोच समझकर। एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, मादा जनन तंत्र जब हम पढ़ेंगे इस तरीके से, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। ये गर्भाशय है, ठीक है, और इस गर्भाशय का निचला जो भाग है योनि है, यहां पर जब वीर्य सेचन हो जाता है, यानी इंसेमिनेशन हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं वीर्य यहां पर आकर एकत्रित हो जाता है, जब एक नर संभोग प्रक्रिया से, कॉप्युलेशन से कहीं ना कहीं अपने वीर्य को मादा शरीर में स्थानांतरित करता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संभोग, कॉप्युलेशन। वीर्य जब यहां पर आ जाता है, तो अब आप मुझे बताएं इस वीर्य को कहां तक पहुंचना है? इस वीर्य को कहां पर पहुंचना है? इस गर्भाशय से होता हुआ फैलोपियन नलिका तक पहुंचना है। क्यों? क्योंकि भैया अंड कोशिका जो है वो तो यहां बैठी है, मादा युग्मक तो यहां बैठा है। तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, इस वीर्य को किधर पहुंचना है मेरे भाई? यहां तक, फैलोपियन नलिका तक। कैसे जाए? कैसे जाए? कैसे जाए? वेल डन दीक्षा, बहुत अच्छे दीक्षा बच्चे, वेल डन, बहुत ही बढ़िया।
आइए ध्यान से सुनिएगा, इस वीर्य को यहां तक जाना है, कैसे जाए? उड़ के तो जाएगा नहीं, अपने आप जाएगा नहीं, इसको ले जाया जाएगा। कैसे ले जाया जाएगा? ध्यान से सुनना। इस वीर्य में जो शुक्रिय प्लाज्मा था, उस शुक्रिय प्लाज्मा में फ्रक्टोज था। हाँ जी था। किसने निकाला? शुक्राशय ग्रंथि ने। और क्या निकाला था? एक हार्मोन जिसका नाम क्या था? प्रोस्टाग्लैंडिन। सर जी ये प्रोस्टाग्लैंडिन कर क्या रहा है? सर जी ये प्रोस्टाग्लैंडिन कर क्या रहा है? जैसे हम मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तो यहां पर आपको पता लगेगा, इस मादा जनन तंत्र में कहीं ना कहीं ये जो गर्भाशय जो होता है, इस गर्भाशय में कहीं ना कहीं गर्भाशय में 3 आवरण होते हैं या 3 लेयर्स होती हैं। स्तरित होता है कौन? गर्भाशय। ऐसे ऊपर भी होएगा, ऊपर वाला भाग फंडस होता है, फिर काय होता है, फिर सर्विक्स होता है, ग्रीवा होता है। ठीक है, अभी वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो मेन चीज जो थी समझने वाली वो ये, इस गर्भाशय में मेरे भाई, इस गर्भाशय में 3 स्तरें हैं। ठीक है, सबसे अंदर जो होती है उसको हम बोलते हैं अंत्य गर्भाशय भित्ति यानी एंडोमेट्रियम। बाहर वाली होती है परिगर्भाशय भित्ति यानी पेरीमेट्रियम। और सबसे बीच वाली जो होती है मध्य गर्भाशय भित्ति, जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, यस मध्य भित्ति, वेल डन। ठीक है, तो ये जो मध्य भित्ति जो होती है मायोमेट्रियम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है यहां पर, बहुत ही मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है, मांसपेशियों से बनी होती है। कौन बेटा जी? मायोमेट्रियम। मध्य गर्भाशय भित्ति, अंत्य गर्भाशय भित्ति, मध्य गर्भाशय भित्ति और बाह्य गर्भाशय भित्ति या परिगर्भाशय भित्ति। ठीक है, तो देखिए मुझे यहां पर अभी अंत्य गर्भाशय भित्ति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे यहां पर अभी बाह्य गर्भाशय भित्ति यानी परिगर्भाशय भित्ति यानी पेरीमेट्रियम से कोई लेना देना नहीं है। मेन मेरा मकसद जो था ये समझाना कि ये जो बीच वाली जो स्तर जो है, जिसका नाम क्या है? मायोमेट्रियम, जो मांसपेशियों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? मांसपेशियों से बनी हुई है। अब देखिए एक चैप्टर का लिंक कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर से तो होता ही। अब यहां पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भैया यहां पर ये जो मादा जो है, इस मादा जनन पथ में ये जो गर्भाशय के अंदर जो मायोमेट्रियम है, जो मध्य गर्भाशय भित्ति है, ये कौन सी मांसपेशियों से बनी होती है? अब ये प्रश्न जो है 11th क्लास में कहीं ना कहीं गमन और संचलन जो चैप्टर है, वहां पर जो मांसपेशीय तंत्र बता रखा है उससे संबंधित है। जहां पर आप पढ़ते हैं कि भैया मांसपेशियां जो होती है 3 प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी, एक होती है खुरदरी और एक होती है हृदय। याद करिए, एक होती है चिकनी जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? याद रखिएगा क्या? अंतरंग मांसपेशियां। एक होती है खुरदरी जिनको हम क्या बोलते हैं? कंकालीय मांसपेशियां। और एक होती है कार्डियक जिनको हम हृदय मांसपेशियां बोलते हैं। तो याद रखना, जो चिकनी वर्ड ध्यान से सुनना, जो चिकनी जिसका दूसरा नाम अंतरंग, जिसका दूसरा नाम अनैच्छिक, याद रखना वो मांसपेशियां यहां पर मिलती हैं। क्यों? क्योंकि ये बिना एक मतलब विदाउट इच्छा ये अपने आप काम करेगी। अनैच्छिक होती हैं ये मांसपेशियां। कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती है। अंग्रेजी में बोलेंगे स्मूथ मसल्स, विसरल मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स यहां पर होती है। किसमें? मध्य गर्भाशय भित्ति में। तो ये प्रश्न अब वहां से संबंधित हो गया उस चैप्टर से। तो इस तरीके से लिंक करना भी सीखे। अगर आप ये चैप्टर जानते हैं या वो वाला चैप्टर जानते हैं तो इस तरीके से लिंक जब आप करना सीख जाएंगे तो और भी मजा आएगा। ठीक है, तो आइए फोकस करते हैं किस चीज पर कि भैया यहां पर ये जो वीर्य आया था, इस वीर्य में कहीं ना कहीं फ्रक्टोज था, शुक्राशय ने निकाला। और क्या निकाला था? प्रोस्टाग्लैंडिन। सर जी ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है? तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ध्यान से सुनना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो यहां पर होएगा वो इस मध्य गर्भाशय भित्ति जो होती है इसको प्रेरित करेगा धनाई धन धनाई धन धनाई धन क्या करने के लिए? संकुचन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। क्या बोला? वापस से सुनना, वीर्य के अंदर, वीर्य के शुक्रिय प्लाज्मा में जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो किसने निकाला था? शुक्राशय ने निकाला था। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब आएगा इस मध्य गर्भाशय भित्ति को प्रेरित करेगा क्या करने के लिए? भाई मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, संकुचन करेंगी। और संकुचन करेंगी तो आप बोलेंगे सर संकुचन से क्या होएगा? एक काम करिए, एक पेपर लीजिए, दीजिए एक पेपर, दीजिए भैया वो पेपर दीजिए एक बार, वो वाला दे दीजिए, वो वाला जल्दी से दीजिए। हाँ जी, देखिएगा मेरे भाई, मान लो ये गर्भाशय, हाँ जी, मान लो मेरे भाई ये क्या है? गर्भाशय।
ठीक है, कौन है बंधु? गर्भाशय। हालांकि ऐसा तो नहीं होएगा, सिर्फ समझाने के लिए। एक नलिका है भाई, गर्भाशय क्या है? एक नलिका है। यहां पर कोई पदार्थ है, मुझे इस पदार्थ को ऊपर चढ़ाना है। मैंने क्या किया? नीचे से पिचकाया, ढिशुम, फिर और पदार्थ कहां आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो जरा सोच समझकर मुझे बताए, मुझे तो इस वीर्य को यहां तक ले जाना है, तो ये गर्भाशय में क्या आएगा? संकुचन होएगा, कंट्रैक्शन होएगा, जिससे ये जाएगा वीर्य फैलोपियन नलिका तक। अब ये करवाने के लिए उत्तरदायी जो था, संकुचन करवाने के लिए जो उत्तरदायी जो था, वो कौन था? ये मायोमेट्रियम को प्रेरित करने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन। आई होप यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। सर जी हमको याद है, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया रवि शर्मा, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, तो मेरे भाई ये दो चीजें सिंपल सी याद रखिएगा। क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन जो इस ग्रंथि ने निकाला था, और फ्रक्टोज एक शर्करा जो इस ग्रंथि ने निकाला था, जो शुक्राणु को पोषण देगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन वीर्य को फैलोपियन नलिका तक पहुंचाएगा। किसमें संकुचन करवाकर? मध्य गर्भाशय भित्ति में संकुचन कराकर। बहुत अच्छे से समझ में आया, वेल डन वर्षा कुमारी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ये थी प्रभु हमारी पहली ग्रंथि जिसका नाम था शुक्राशय। ठीक है, आइए दूसरी ग्रंथि की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोस्टेट। पुरस्थ ग्रंथि। ठीक है, हाँ जी बेटा जी, इसका पहला बिंदु तनिक फटाफट जल्दी से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल सी है ये चीज। हाँ जी, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मैंने इसका पीएच नहीं बताया था मेरे भाई। यहां पर ये जो शुक्राशय से ये जो 60% भाग बनाया था, इसका पीएच जो होता है, इससे जो तरल निकला था, इनका जो तरल होता है उसका पीएच भी याद रख लेना, लगभग 7.4 के आसपास होता है, यानी क्षारीय होता है, क्षारीय। ठीक है, और ये क्षारीय क्या करेगा? मेरे ख्याल से आप इतना समझ सकते हैं कि ये जो पथ जो है, जिसका नाम क्या है? मूत्र मार्ग, जहां से मूत्र भी आता है और जहां से वीर्य भी आएगा। अब जरा सोचिए, वीर्य के अंदर कौन है? शुक्राणु। शुक्राणुओं को अगर अम्लीय माध्यम मिल गया तो शुक्राणु हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उनकी क्रियाशीलता, उनकी गमन करने की क्षमता, उनकी गतिशीलता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। तो जरा सोचिए, अगर यहां पर अम्लीय माध्यम है, क्योंकि यहां से क्या जा रहा है? मूत्र जा रहा है, और मूत्र जो होता है वो तो अम्लीय होता ही होता है ना। तो मेरे भाई अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, इधर से मूत्र जा रहा है, जिसके कारण वातावरण कैसा है? अम्लीय है। मूत्र निकाल दिया, ठीक है सर, निकाल दिया, हो गया, निकल गया। अब मूत्र जब निकाल दिया, मूत्र जब चला गया, तो हो सकता है मूत्र की कुछ बूंदे अंदर अगर रह गई हैं, अस्तर हो गई हैं, अंदर रह गई हैं, जिसके कारण वातावरण कैसा हो सकता है? अम्लीय। जैसे वीर्य अगर यहां से पास आउट होएगा तो कहीं ना कहीं वीर्य को कैसा वातावरण मिलेगा? अम्लीय। तो कहीं ना कहीं शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए इस वीर्य में जो शुक्रिय प्लाज्मा, जो तरल जो था, जिस तरल का पीएच क्षारीय था, किसके कारण? इस शुक्राशय के कारण। तो शुक्राशय क्या कर रहा है मेरे भाई? कहीं ना कहीं वीर्य को क्षारीयपन दे रहा है, जिससे जब वो मूत्र मार्ग से जाएगा तो इस मूत्र मार्ग की अम्लीयता को खत्म करेगा। कौन? इस शुक्राशय का 60% भाग भी, और रुको, और ये जो कंद मूत्र पथ ग्रंथि है ना, ये भी यही कार्य करेगी। यानी इसका जो तरल जो होएगा ना प्रभु, वो तरल भी कहीं ना कहीं जो अम्लीय माध्यम होएगा उसको क्षारीय में बदलेगा। ठीक है जी, चलें आगे। अंकित राजपूत बाबू चलें आगे, आइए ध्यान से देखिएगा। चलिए जी, ये तो था शुक्राशय। अब पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, सबसे पहली बात ये कहां पर होती है? देखिए, हमने जिस तरीके से यहां पर पढ़ा था कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, यहां तो अब ना ही हम इसके लिए बोल सकते सबसे बड़ी है, ना ही सबसे छोटी है, इन दोनों के बीच की है, क्योंकि सबसे बड़ी शुक्राशय, सबसे छोटी बल्बोयूरेथ्रल। तो ये नहीं लिख रहे हम क्या कि मध्यम आकृति की होती है, इतना तो कॉमन सेंस है हमारे अंदर, है ना। हाँ जी, कितनी होती है? यहां पर ये एक जोड़ी थी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्रोस्टेट कितनी होती है? एक जोड़ी नहीं, ये एक जोड़ी नहीं होती, ये एक संपूर्ण ग्रंथि होती है। यानी ये पेयर में नहीं है, जोड़ी में नहीं है, ये एक ही ग्रंथि है। आप बोलेंगे सर जी डायग्राम में ना तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एक जोड़ी है,
डायग्राम में तो ऐसा लग रहा है सर जी ये एक जोड़ी है। ये चीज मैं आपको कल भी बता चुका था मेरे भाई कि ये पूरी एक ग्रंथि है। ये इस तरीके से पूरी एक ग्रंथि है, पेयर में नहीं है। ठीक है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि पेयर में, लेकिन ये पूरी एक ग्रंथि है। ठीक है, चलिए ये एक जोड़ी में नहीं है, ये एक संपूर्ण ग्रंथि है। ठीक है, कहां पर मिल रही है ये मैंने आपको कल बता दिया था। कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र जो होता है, यहां से जो क्षेत्र स्टार्ट हो रहा है मूत्र मार्ग का, ध्यान से सुनना, ये जो क्षेत्र जो स्टार्ट हो रहा है मूत्र मार्ग का, ये मैंने आपको कल भी बता दिया था। ये मूत्र मार्ग का भाग जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग जो होता है उस पर स्थित होती है। कल बता दिया था मेरे भाई, ये मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, भूल मत जाइएगा। रवि कुमार 72 घंटे। ठीक है, चल, संपूर्ण ग्रंथि है, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट अगला बिंदु, अब ये जो ग्रंथि जो होती है इससे जो शुक्रीय प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग बनता है? तो लगभग ये शुक्रीय प्लाज्मा का 25% भाग बनाती है। कितना भाग बना रही है मेरे भाई? शुक्रीय प्लाज्मा का 25% भाग बनाती है। साथ साथ ये उस तरल को ध्यान से सुनना, ये उस तरल को, इस ग्रंथि से जो पदार्थ निकल रहे हैं वो शुक्रीय प्लाज्मा को एक अजीब सी गंध और सफेद रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये शुक्रीय प्लाज्मा का 25% भाग बनाती है और उसमें विशेष गंध और सफेद दूधिये रंग प्रदान करती है। ठीक है, तो सीधी सी भाषा में याद रखना मेरे भाई, कहीं ना कहीं ये जो शुक्रीय प्लाज्मा जो बन रहा था, जिसमें शुक्राणु आ रहे थे, वीर्य जिससे बन रहा था, तो उस वीर्य में शुक्रीय प्लाज्मा का 25% भाग ये ग्रंथि बना रही है। और ये ग्रंथि जो उस तरल में जो भी चीजें स्रावित कर रही है, जिसके कारण एक अजीब सी गंध, एक अजीब सी स्मेल पैदा होती है। किसमें? वीर्य में, इस ग्रंथि के कारण। साथ ही साथ वो जो वीर्य जो होता है वो कहीं ना कहीं सफेद रंग का होता है। वो रंग भी किस ग्रंथि के द्वारा प्रदान किया जा रहा है मेरे भाई? प्रोस्टेट। ठीक है, फाइनली आप मेरे से पूछेंगे सर इस ग्रंथि में मिल क्या रहा है? सर जी आज हमें भूल गए क्या? नहीं बेटा, भूला नहीं हूं मैं, थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं, मेरा फोकस जो है पढ़ाने पर है। ठीक है, भूला नहीं हूं, फिर वो बातें होती जाएंगी और कुछ नहीं है, पढ़ाई होएगी नहीं, सिर्फ वो बातें होती रहेंगी। ठीक है, चलिए जी, हाँ जी, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसके तरल में होता क्या क्या है तो वो हम देख लेते हैं। आखिरी बिंदु, इनके तरल में क्या क्या होता है अगले पेज पर देखते हैं। हाँ जी मेरे भाई, कैल्शियम, भूल मत जाना, क्या होता है? कैल्शियम, प्रोस्टाग्लैंडिन, अब बोलिए सर प्रोस्टाग्लैंडिन तो वहां पे था, यहां पर भी है बंधु। और सर जी और क्या रह गया? और ये सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। अब ये सिट्रिक एसिड जो होता है ये शुक्राणु को पोषण देता है, याद रखना। तो अब आप मुझे बताएं, शुक्राणु को पोषण जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, शुक्राणुओं को पोषण दोनों तरीके से मिल रहा है। एक शुक्राशय ग्रंथि के स्त्राव से भी मिल रहा है जहां पर फ्रक्टोज से मिल रहा है, और इस ग्रंथि के स्त्राव से भी मिल रहा है जिसमें सिट्रिक अम्ल मिल रहा है, सिट्रिक एसिड मिल रहा है जो शुक्राणु को पोषण दे रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम आपको पता ही है। कैल्शियम कहीं ना कहीं दूधिये रंग प्रदान करेगा, किसको? वीर्य को। ठीक है जी, आइए जी, और क्या मिल रहा है सर जी? इसमें मिल रहे हैं एंजाइम, जिनको हम प्रकीर्णव या उत्प्रेरक बोलते हैं हिंदी में। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़िएगा, प्रकीर्णव या उत्प्रेरक या एंजाइम
मिलते हैं। कौन से मिलते हैं ये नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। एसिड फॉस्फेटेज, अमाइलेज, प्रोटीएज, मुख्य रूप से ये एंजाइम मिलते हैं किसमें? उस तरल में जो इस ग्रंथि ने स्रावित किया है। ठीक है, तो ये मेनली चीजें मिल रही हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। किसमें बेटा जी? आपकी सहायक ग्रंथि कौन सी? प्रोस्टेट ग्रंथि में। और मुख्य रूप से इस ग्रंथि के स्त्राव के कारण याद रखना, शुक्राणु जो हैं वो सक्रिय होते हैं। क्या बोला? इस ग्रंथि के स्त्राव के कारण, इस ग्रंथि के स्त्राव के कारण शुक्राणु क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। अब इसकी कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो हमारे कोर्स में इतनी नहीं दे रखी है। पहले हम पढ़ाया करते थे, डिटेल में बहुत सारी चीजें होती थी। अभी सिर्फ इतना सा हम ये पढ़ाते थे कि भैया यहाँ पर ये जो शुक्राशय जो है, इससे एक और चीज निकलती है जिनको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। वो क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं थक्का जमा देते हैं, किसका? थक्का बना देते हैं, किसका? वीर्य का। फिर वो वीर्य जब मादा जनन तंत्र में प्रवेश करता है तो यहां पर एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, और ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कहीं ना कहीं उस वीर्य के अंदर शुक्राणु को सक्रिय कर देते हैं, जिससे शुक्राणु क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं और तैरने लग जाते हैं। नहीं पूछ रहा कोई भी, सिंपल इतना सा याद रख सकते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। ये थी हमारी दूसरी ग्रंथि। अच्छा, मेरे से एक चीज रह गई है जो मैं यहां पर बताना भूल गया हूं। एक चीज मेरे से यहां पर रह गई है जो मैं बताना भूल गया हूं, और वो था यहां पर क्या? ये फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, याद रखिएगा। ये जो मादा जनन पथ है ना, ये जो मादा जनन पथ जो है, ये मादा जनन पथ जो है, इस मादा जनन पथ में कहीं पर भी फ्रक्टोज नहीं होता। क्या बोला मैंने? ये जो मादा जनन पथ है, यहां पर कहीं पर भी फ्रक्टोज नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है ना, इन केस ऑफ रेप, ठीक है, कि अगर किसी फीमेल के साथ, किसी स्त्री के साथ, किसी लड़की के साथ में रेप होता है तो उसका टेस्ट किया जाता है, फॉरेंसिक टेस्ट किया जाता है। फॉरेंसिक टेस्ट किया जाता है कि वाकई क्या उस लड़की के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ। कैसे किया जाता है? उस मादा, वो जो कल्प्रिट है, जो, ठीक है, जिसके साथ रेप हुआ है, जैसा उसने बताया कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो उसके लिए उसका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, फॉरेंसिक टेस्ट किया जाएगा, जिसमें पता लगाया जाएगा कि उसके इस जनन पथ में फ्रक्टोज मिला कि नहीं मिला। अब जरा सोचिए, अगर किसी फीमेल के साथ रेप हुआ है तो डेफिनेटली उस नर ने अपने वीर्य को कहीं ना कहीं वीर्य सेचित किया होगा मादा शरीर में जबरदस्ती। ठीक है, और अगर किया होगा तो हम जानते हैं अगर किसी फीमेल के साथ रेप हुआ है तो डेफिनेटली उसके अंदर फ्रक्टोज मिलेंगे। अगर मिले इट मींस उसके साथ रेप हुआ है। तो याद रखना, फॉरेंसिक टेस्ट में फॉर रेप किस चीज का एनालिसिस किया जाता है? फ्रक्टोज का, क्योंकि फ्रक्टोज मादा जनन पथ में नहीं मिलता है। यस, फ्रक्टोज से पहचान की जाती है। ठीक है, चलिए जी। अंकित राजपूत, पढ़ने नहीं आए हो ना तुम, सिर्फ बातें करने आए हो ना, है ना? ना मानोगे? ना मानोगे ना? सर एंजाइम भी होते हैं। प्रभु ये बता तो दिया, ये एंजाइम ही तो है, ये लिखे तो है एंजाइम, एंजाइम लिख तो दिए हैं। ठीक है, तो ये थे मेरे भाई आपके तीन दो ग्रंथियां थी। एक आखिरी रह गई है मेरे भाई यहां पर, तीसरी, यहीं का यहीं बता देता हूं, बल्बो यूरेथ्रल काउपर कंद मूत्र पथ ग्रंथि। हिंदी में भी काउपर बोला जाता है और बल्बो यूरेथ्रल को हिंदी में कंदमूत्र पथ बोला जाता है। ठीक है, यह है तीसरी ग्रंथि। ठीक है, और ये जो तीसरी ग्रंथि है, सिंपल तरीके से याद रखना, सबसे छोटी ग्रंथि। हाँ, क्या ये भी एक है? नहीं, ये एक जोड़ी में है, इतना तो जल्दी से लिख सकते हैं।
यस बेटा, बिल्कुल हो सकता है विशाल इंडिया, बिल्कुल हो सकता है सर। रेप तो बिना इंसेमिनेशन की भी हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए और भी अलग अलग टेस्ट होंगे, ठीक है। ये तो एक अब देखिए, किसी भी चीज का पता लगाने के लिए सिर्फ एक ही नजरिया थोड़ा ना होगा, कई सारे होते हैं ना, जिसमें से एक ये था क्या कि फ्रक्टोज जो होता है वो मादा शरीर में नहीं मिलता है। मान लो हमने पहले ही देख लिया कि मान लो इंसेमिनेशन हुआ होगा और फ्रक्टोज मिल गया, हमें तो पता लग गया यस रेप हुआ है, ठीक है। फिर अगर मान लो नहीं में मिला तो और भी कई सारे साधन होंगे पता लगाने के लिए कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ये सबसे पहला तरीका हो गया ना कि यस कंफर्म करने के लिए रेप हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा रेप के केस में या कोई भी ऐसे केस में इस तरीके के जो जालिम जो होते हैं ना, आपको इस तरीके इन चीजों को भी समझना पड़ेगा। ये जो मेंटेलिटी रखने वाले जो लोग जो होते हैं, जो इस तरह की भयानक क्राइम के लिए जो जिम्मेदार जो होते हैं, ठीक है, डेफिनेटली रेप करने के बाद में ऑब्वियस ही बात है कि इंसेमिनेट तो वो करते ही होंगे। हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है अभी, लेकिन मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये जो प्रक्रिया जो होती है संभोग की, इसमें चरम परिस्थिति पर पहुंचने पर एक सुख प्रदान होता है किसको, एक मेल को भी। तो डेफिनेटली वो इस प्रक्रिया को अंतिम स्टेज तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए आइए बेटा जी, अभी हमारा जो फोकस जो था इस पर था। देखिएगा ये जो ग्रंथि है बेटा जी, सिंपल सा याद रखना बेटा जी, वन पेयर में है, यानी एक जोड़ी में है, पहली चीज। सबसे छोटी है। दूसरी चीज, इस ग्रंथि से जो तरल निकल रहा है, ध्यान से सुनना, इस ग्रंथि से जो तरल निकल रहा है उसके दो काम याद रख लेना। पहला काम तो वही क्या कि जो मूत्र मार्ग होएगा जिससे मूत्र भी आ सकता है या आता है, आ सकता नहीं आता है, उसकी अम्लता को खत्म करना। पहला कार्य क्या था? मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट करना। किसका? बल्बोयूरेथ्रल यानी कंदमूत्र, पहला। लेकिन मेन कार्य क्या होता है? संभोग प्रक्रिया जो होती है उसमें जो शिशन जो होता है उसको स्नेहन, क्या बोलते हैं? स्नेहन यानी लुब्रिकेशन यानी चिकनाहट देना, ताकि वो प्रक्रिया आराम से हो सके, सुगम तरीके से हो सके। तो ये था इसका कार्य, किसका? इस ग्रंथि का। और इसी से ही मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में पता है क्या, इन तीन ग्रंथियों के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है। सिंपल सी बात दे रखी है कि भैया ये जो ग्रंथियां जो होती हैं, इनसे जो तरल निकल रहा है वो है शुक्रिय प्लाज्मा, और शुक्रिय प्लाज्मा में क्या मिल रहा है? फ्रक्टोज भी मिल रहा है, एंजाइम भी मिल रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी है। और लास्ट में इस ग्रंथि के बारे में जरूर बता रखा है क्या कि ये ग्रंथि जो होती है ना, ये शिशन को यानी बाह्य जननेंद्री को संभोग प्रक्रिया में स्नेहन देती है, लुब्रिकेशन देती है, चिकनाहट देती है, ताकि सुगम हो सके, आसानी से हो सके क्या? आपकी संभोग प्रक्रिया। यस, ये है कौन सी? हमारी तीसरी ग्रंथि, ठीक है। हाँ जी, चलें आगे। आखिरी भाग है नर जनन तंत्र का, जिसका नाम है शिशन। मेरे भाई ये बाह्य जननेंद्री है। कौन? शिशन। इस शिशन में आपने सिंपल से कुछ बिंदु हैं जो सीधे सीधे याद रखने हैं। ये जो शिशन जो होता है इसमें मांसपेशीय संरचना मिलती है, मांसपेशियां मिलती हैं। दो प्रकार की मांसपेशियां मिलती है, ये बाह्य जननेंद्री है। दो प्रकार की मांसपेशियां मिलती है, एक का नाम है स्पंजी पिंड और एक का नाम है सुगह पिंड। एक होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और एक होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। हाँ जी, तो ये सिंपल तरीके से याद रखना, ये दो मांसपेशियों के समूह होते हैं, जिसमें से स्पंजी पिंड तो एक ही होता है। आप बोलेंगे सर दो है, नहीं, ये एक ही होता है। और ये जो होते हैं ये दो पिंड होते हैं, दो होते हैं। जैसे सपोज ये एक पेन है, कौन है? ये एक पेन है, मान लो एक पेन है ना, पेन। ये मान लो एक पेन है,
इस पेन के अंदर से एक छिद्र जा रहा है, उस छिद्र को मान लो मूत्र मार्ग है। ध्यान से सुनना समझना, ये शिशन है, शिशन को मान लो ये पेन है, इस पेन के अंदर से रिफिल होती है ना, रिफिल, उसी तरीके से एक छेद जा रहा है, एक पाइप सा जा रहा है, जिसको हमने बोला मूत्र मार्ग। उस मूत्र मार्ग से कहीं ना कहीं बाहर मूत्र निकलता है या वीर्य निकलता है। चलो ठीक है, अब इस मूत्र मार्ग के चारों तरफ ये पूरी एक कवरिंग है, एक कवरिंग, मांसपेशियों की एक कवरिंग है, जिसका नाम है स्पंजी पिंड। एक मिल रही है, एक मतलब पिंड जो है वो एक ही मिल रहा है। अब जरा सोचिए, इसके दोनों तरफ मैंने एक तरफ इधर हाथ लगा दिया, एक तरफ इधर हाथ लगा दिया, कितने पिंड मिल रहे हैं मांसपेशियों के? दो, जिनका नाम है क्या? सुगह पिंड। नहीं पूछा जाएगा कोई प्रश्न। लेकिन कई बार बच्चे ये पूछते हैं, क्या शिशन में हड्डी होती है? क्या वो प्रचंड अवस्था में अगर आता है तो क्या उसमें अस्थियां होती हैं? तो याद रखना, नहीं, अस्थियां नहीं होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, और इन मांसपेशियों के अंदर कहीं ना कहीं जो रक्त नलिकाएं जो होती हैं, कौन होती है मेरे भाई? रक्त नलिकाएं जो होती हैं, उनमें जब रक्त जब आता है तो ये मांसपेशियां प्रचंड अवस्था में आ जाती है, जिससे शिशन प्रचंड अवस्था में आ जाता है। इस शिशन का जो अंतिम भाग जो होता है, जो फूला हुआ भाग जो होता है, इसको हम बोलते हैं शिशन मुंड बोलते हैं। याद रखना, शिशन मुंड बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इस शिशन मुंड में ये जरा देखिए, ये कौन थी? ये नलिका दिख रही है, ये क्या था? मूत्र मार्ग था। इस मूत्र मार्ग का आखिरी भाग जो एक छेद के रूप में, जिसका नाम है मूत्राशय मुख, मूत्राशय मुख, जिसको हम यूरेथ्रल मीएटस बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये जो शिशन जो है, ये पूरा एक आवरण से घिरा रहता है, जिसका नाम है अग्रछद। अग्र त्वचा लिखा भी हुआ है, जिसको हम अग्रछद या अग्र त्वचा बोलते हैं। एक झिल्ली का आवरण होता है, ये वाली झिल्ली का एक आवरण होता है, जिसका नाम होता है अग्र त्वचा या अग्रछद। ठीक है, चलिए, तो आई होप बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारी प्रश्न होते हैं दिमाग में, बहुत सारी जिज्ञासा होती है जब ये वाला टॉपिक आता है। यस, होती है। लेकिन मेरे भाई, जितनी चीजें जरूरी हैं अभी के लिए वो मैंने आपको बता दी है, जितनी चीजें सफिशिएंट है वो मैंने आपको बता दी है कि शिशन जो होता है वो प्रचंड अवस्था में कब आता है? जब उसकी मांसपेशियों में शिथिलन होता है। और वो कब होता है? शिथिलन होता है, संकुचन नहीं होता, शिथिलन होता है। वो कब होता है? जब उसके अंदर रक्त नलिकाओं में रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, इस शिशन के अंदर दो मसल्स के बंडल्स मिल रहे हैं। एक का नाम है स्पंजी पिंड, जो एक होता है, जो अधर भाग में होता है, और पार्श्व में दो होते हैं, जिनका नाम सुगह पिंड होता है, यानी कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये दो पिंड होते हैं और ये अकेला पिंड होता है। अंदर क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है। मूत्र मार्ग का आखिरी सिरा, जिससे बाहर मूत्र या वीर्य निकलता है, जिसको हम बोलते हैं मूत्राशय मुख। मूत्राशय कहां से आ गया? मूत्र मार्ग मुख, मूत्राशय नहीं, मूत्र मार्ग मुख। हाँ जी, मूत्र मार्ग मुख बोला जाता है। ठीक है, चलिए जी, ये था मेरे भाई शिशन, और इसी के साथ हमने समाप्त किया है नर जनन तंत्र। अब प्रभु इसके बाद जो नेक्स्ट जो संरचना आ रही है वो है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। अब थोड़ा सा हम स्ट्रिक्ट रहेंगे एनसीईआरटी पर, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे जिनका अभी मेरे ख्याल से ज्यादा रोल नहीं होएगा। यस, जो चीजें जरूरी होगी मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा, जो नहीं होंगी उनकी कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होएगा। तो हम प्रॉपरली स्टिक रहेंगे किस पे? हमारे एनसीईआरटी पैटर्न पर, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। तो बेटा जी, कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मादा जनन तंत्र। जैसे ही मादा जनन तंत्र समाप्त हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे क्या? शुक्र जनन और अंड जनन, यानी युग्मक जनन। जब युग्मक जनन हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे क्या? निषेचन। फिर निषेचन जब हो जाएगा फिर पढ़ेंगे भ्रूणोद्भव, और भैया वो चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, और आज दूसरा मैं क्विज नहीं लाया हूं। सर, स्पर्म के साथ मूत्र क्यों नहीं निकलता है? देख बेटा, एक नलिका है जिससे मूत्र भी आ रहा है, और एक नलिका मतलब यूं समझो एक पाइप है। ठीक है, इस पाइप से मूत्र भी आता है
और वीर्य भी आता है। मूत्र जब आता है तो वो कहां से आता है? सर मूत्राशय था, यहां पर कौन था? मूत्राशय, यानी यूरिनरी ब्लैडर। और इस यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या होता है मेरे भाई? कुछ स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स यानी कुछ इस तरीके से मान लीजिए कुछ कपाट होते हैं। कपाट जैसे हृदय में होते हैं ना, कपाट खुलते हैं, रक्त चला जाता है, ऐसे यहां पर भी कपाट है, स्फिंक्टर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये स्फिंक्टर जब रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स होते हैं, यानी ये शिथिलन अवस्था में आते हैं, तो ये खुल जाते हैं, जिससे मूत्र आता है। अब एक नर में संभोग प्रक्रिया के दौरान कहीं ना कहीं ये जो मूत्राशय के जो स्फिंक्टर, जिससे कौन आ सकता था मेरे भाई? कौन आ सकता था? मूत्र आ सकता था। ये स्फिंक्टर जो है, ये जो कपाट है, ये बंद रहते हैं। जब ये बंद रहेंगे तो कौन नहीं आ पाएगा? मूत्र नहीं आ पाएगा। ये था बात, ठीक है। सर एनसीईआरटी में आईसीएसएच नहीं है, तो याद कर लेना, कर ले, हल्का सा याद कर ले, ठीक है। चलिए, कृत्रिम मैथुन प्रक्रिया के द्वारा, बेटा जी प्रियंका याद रखना, कृत्रिम मैथुन प्रक्रिया के द्वारा एक नर जो होता है अपने शिशन से कहीं ना कहीं अपने वीर्य को शरीर से बाहर त्याग देता है, और जब वो त्यागेगा तो कहीं ना कहीं उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, किससे? दाता से, ठीक है। चलिए जी, तो अब मिलेंगे, कपाट बंद और खुलते हैं। चलिए जी, मिलेंगे कल और स्टार्ट करेंगे क्या? मादा जनन तंत्र। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और दूसरों को भी पढ़ाते रहो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।